बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइज़ अभी हम पीडियाट्रिक्स का ये जो चैप्टर डिस्कशन कर रहे थे रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर, इसमें हमने अभी नमूनिया को डिस्कशन करना है। लास्ट में डिस्कस कर दिया था ब्रोंकियोलाइटिस सारे का सारा। अच्छा नमूनिया बेसिकली होता क्या है? पैथो के अंदर भी आप पढ़ते आ रहे हैं, कोई इतना मुश्किल बात नहीं है। इन एक्चुअल सेंस नमूनिया बेसिकली इन्फ्लामेशन ऑफ द लंग्स पैरेन्काइमा। ठीक है, तो लंग्स पैरेन्काइमा की यूँ कह लें कि सोजिश, उसकी इन्फ्लामेशन वजह कोई भी हो सकती है। मोस्टली जो हमारे पास है ना, बैक्टीरियल हो सकती है, वायरल हो सकती है, फंगल भी हो सकती है इवन। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास ना दो तरह की क्लासिफिकेशन आ जाती है। बुक के मुताबिक हम चलते हैं। एक हमारे पास आ जाती है जी एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन, मतलब हम लंग्स को कहते हैं कि ये हमारे पास ये लंग्स का लोब है जी, या ये हमारे पास उसका इंटस्टिशियम है। ठीक है, तो इस लिहाज से हम इसको एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर डिवाइड करते हैं। या फिर नंबर सेकंड पे हमारे पास इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो उसकी वजह है उसकी बुनियाद के ऊपर हम उसको क्लासीफाई कर देते हैं। एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन और इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जो मेरी जान एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन है, इसके अंदर हमारे पास चार आ जाती हैं। एक हमारे पास हो सकता है जी ब्रोंकोनमोनिया। ठीक है, ब्रोंकोनमोनिया। नंबर सेकंड पे हमारे पास आ जाता है जी लोबार नमूनिया। ये सारे आपने देखे हुए हैं। ठीक है, नंबर थर्ड पे न्यूमोनाइटिस हम एक कंडीशन है, न्यूमोनाइटिस। और नंबर फोर पे हमारे पास आ जाता है जी इंटस्टिशियल नमूनिया। ठीक है, इंटस्टिशियल नमूनिया। तो एनाटॉमिकली जब आप एक्सरे करवाते हैं तो इनमें से कोई एक आपको मिल सकता है। जो ब्रोंकोनमोनिया है ना, इसके अंदर आपको पैची इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लंग्स जो है ना अगर मिल रही है, तो इसका मतलब है ये ब्रोंकोनमोनिया। तो इसके अंदर आपको बीपी से याद कर लो कि हमारे पास बीपी, ब्रोंको में पैची इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लंग्स अगर मिल गई है, एक ख़ास पैच मिला है आपको, फिर पैच मिला है, फिर पैच मिला, तो ये लोबार में हमारे पास क्या होता है, अगर एक पूरा लोब लंग्स का, ठीक है, राइट लंग्स के 3 लोब होती हैं, लेफ्ट लंग के 2 लोब होते हैं। आई थिंक एनाटॉमी में हमने शायद ये पढ़ा है। ठीक है, तो हमारे पास अगर वन और मोर लोब अगर पूरे का पूरा इन्वॉल्व हो, ठीक है, तो इसे हम लोबार नमूनिया कहते हैं। इंटस्टिशियल नमूनिया, अगर इंटस्टिशियल टिश्यू जो है ना लंग्स के, उसकी इन्फ्लामेशन हो जाए तो हम इसको इंटस्टिशियल नमूनिया कहेंगे। न्यूमोनाइटिस क्या होती है? पैची इन्फ्लामेशन ऑफ लंग दैट मे और मे नॉट बी एसोसिएटेड विद कंसोलिडेशन हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपकी पैची इन्वॉल्वमेंट होती है। ठीक है, और वो लंग्स पूरे की होगी। ठीक है, और इसके साथ आपके लंग्स की कंसोलिडेशन आपको हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ये दोनों कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। मतलब कंसोलिडेशन का जिसे नहीं पता, यूँ कह लें कि लंग्स के अंदर एयर की जगह कोई फ्लूइड आ जाए, कोई सॉलिड मटेरियल आ जाए, पस आ जाए, ब्लड आ जाए, या कोई भी ऐसा कंटेंट आ जाए या सेल डेब्रिस आ जाए, तो वो कंसोलिडेशन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, ये तो हमारे पास होगी जी एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन, मोटी मोटी सी। अच्छा, इटोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आप खुद अब अपने जहन में लाएँ। मतलब आप लिख सकते हैं हमारे पास वजह क्या क्या हो सकती है। बैक्टीरिया इसकी वजह हो सकती है। ठीक है, हमारे पास वायरल हो सकती है, कोई चीज़ हमारे पास फंगल में आ सकती है। ठीक है, या फिर हमने कोई चीज़, कभी कभार होता है उल्टी करते हुए कुछ ना कुछ चीज़ लंग्स के अंदर चली जाती है, तो एस्पायरेशन हो जाना किसी चीज़ का। ठीक है, वो हो सकता है। या फिर हमारे पास कुछ वो बेड रिडन होती हैं, उनके अंदर हाइपोस्टैटिक एस्पायरेशन हो जाती है। प्रोटोजोअल हो सकती है। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास माइकोप्लाज्मा होता है। एक हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है लोफलर्स नमूनिया, ये भी पैथो के अंदर शायद था, लोफलर्स नमूनिया। इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास इओसिनोफिलिया जो है ना वो बहुत ज़्यादा लोफलर में ई आ रहा है ना, तो इसके याद रखना कि इओसिनोफिलिया जो है ना वो आपको रेज्ड मिल जाते हैं। ठीक है, साथ में आपको कुछ इन्फ्लामेटरी काजेज भी हैं जो हमारे पास आ जाती हैं, जिस तरह एसएल सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोमेटोसिस हो गया, सार्काइडोसिस हो गया। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे पास इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, या फिर ड्यू टू एनी टॉक्सिक सब्सटेंस, आपने टॉक्सिकोलॉजी में पढ़ा होगा। ठीक है, तो टॉक्सिक सब्सटेंस के अंदर हमारे पास स्मोक हो सकता है। ठीक है, कोई डस्ट हो सकती है, या कोई भी हमारे पास हाइड्रो कार्बन्स जो है ना वो हमारे पास हो सकते हैं, जो हमारे पास ये काज करवा सकते हैं। तो ये हमारे पास है जी मोटी मोटी सी इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब इसी को अगर मैं हम फर्दर प्रोसीड करें, तो बैक्टीरियल जो है ना वो हमारे पास सबसे ज़्यादा देखे गए हैं। बैक्टीरिया ही वजह होती है नमूनिया की। ठीक है,
अब नमूनिया में आपको एक तो हाई ग्रेड फीवर, तो ये तो पक्की चीज़ है। तो बैक्टीरियल के अंदर अगर इसमें फर्दर एलेबोरेट करें तो हमारे पास कुछ होती हैं बैक्टीरिया जो जिनके ना न्यू बॉर्न के ऊपर अटैक करना, कहते हैं नए नए बच्चे आए हैं ना, इसके ऊपर जाके अटैक करते हैं। कुछ होते हैं जो इन्फेंसी के ऊपर, और हमारे पास अर्ली चाइल्डहुड के ऊपर जो है ना वो अटैक करना पसंद करते हैं कुछ बैक्टीरियाज, ठीक है। कुछ होते हैं जो थोड़े से ओल्डर एज के बच्चे, थोड़े से मतलब दांत शांत निकालनी है तो उनके अंदर जाके नमूनिया काज करवाते हैं। तो ये 3 कैटेगरीज हो सकती हैं, ठीक है। बाकी जो है ना वो दूसरी हो सकती हैं, न्यूमोकोकस हो सकता है, ठीक है, न्यूमोकोकस हो सकता है, या फिर हमारे पास हो सकता है स्टेप्टोकोकस, ठीक है, स्टेप्टोकोकस हो जाएगा, या फिर हमारे पास हो सकता है स्टेफलोकोकस, स्टेफ ओरियस जिसे हम कहते हैं स्टेफ ओरियस, और हमारे पास हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। ये बी वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी एक एमसीक्यू, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, तो टाइप बी होता है, बी से बैक्टीरिया, बी से टाइप बी इसका आगे, ठीक है। अब ये जो न्यू बॉर्न है ना, इसके लिए मैंने एक बुक में देखा था निमोनिक, वो कहता है कि इंग्लैंड से खेला पीटरसन, ठीक है, पीटरसन इंग्लैंड का खिलाड़ी है ना, इंग्लैंड से खेला पीटरसन, पीटरसन एक वो उनका खिलाड़ी है। ई से हमारे पास क्या आएगा, ई कोलाई, ठीक है, और इंग्लैंड में जी आ रहा है ना, तो जी से हमारे पास होता है जी ग्रुप बी स्टेप्टोकोकाई, ठीक है। अब स्टेप्टोकोकाई भी ग्रुप बी आ गया। फिर इंग्लैंड से एस से हमारे पास क्या होगा, स्टेफ ओरियस हो गया, स्टेफलोकोकस ओरियस, ठीक है, ये हो गया। फिर के से हमारे पास क्लेब्सिएला आ गया, और पी से हमारे पास आ गया सूडोमोनास। तो ये इजी हो गया ना। अब आप न्यू बॉर्न के अंदर यही हो गया कि इंग्लैंड से खेला पीटरसन, बस ये निमोनिक याद कर लो, अल्लाह के सपोर्ट आपका एमसीक्यू गलत नहीं होगा। अब यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस करनी है, इन्फ्लामेटरी के अंदर हमारे पास जो है ना, अब बाकी इन्हीं के अंदर को एडजस्ट करना है। न्यूमोकोकस पहले आ जाएगा, फिर ग्रुप बी स्टेप्टोकोकस आ जाएगा ये वाला, ठीक है, और फिर हमारे पास जो है ना वो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा यहाँ पे अब आप ऐड करेंगे, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है। यानी ये जो हमारे यहाँ पे ऐड किया ना वो इन्फेंसी के अंदर हमारे पास मोस्टली एक्ट करते हैं। अब यहाँ पे हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा होगा, और इसके अलावा आ सकती है जी स्टेफ ओरियस आ सकता है, ठीक है, स्टेफ ओरियस, और माइकोप्लाज्मा, ई कोलाई और क्लेब्सिएला, ये सारे आप जो है ना मतलब मोटे मोटे जो है ना वो आपको नाम आने चाहिए। ओल्डर के अंदर क्या होगा, सेम यही न्यूमोकोकस, ये जो मैंने नीचे लिखी है ना बैक्टीरियाज के नाम, ठीक है। तो ये जो काज करवा रहे हैं इन्हीं को उठा के ऊपर नीचे एडजस्ट कर देना, बस आपका क्वेश्चन हाल है। बस पहला न्यू बॉर्न वाला आपका नहीं भूलना चाहिए। इसके अंदर भी आप नमूनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, ग्रुप ए स्टेप्टोकोकस स्टेफिलोरियस हो गया, और यहाँ पे माइकोबैक्टीरियम टीबी भी, बच्चों के अंदर हमारे पास टीबी भी अब देखेगा, माइकोबैक्टीरियम टीबी भी है, वो नमूनिया बाद में काज करवा देता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना 90% केसेस के अंदर जो बच्चे आते हैं ना उनके अंदर 90% जो है ना वो चाइल्डहुड के अंदर नमूनिया काज करवा देता है ये न्यूमोकोकस पी वाला, ठीक है। 90% इसी का अटैक होता है। और ये कौन सा नमूनिया काज करवा देता है, लोबार नमूनिया, जो हमने यहाँ पे यहाँ पे पढ़ा है, लोबार नमूनिया, ठीक है। तो ये कौन काज करवा रहा है, न्यूमोकोकस, PMLN होता है ना, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, PML, जो यहाँ से याद कर लो जो भी। फिर ये स्टेप्टोकोकस जो है ना ये सिर्फ अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक तक इन्वॉल्व होता है, नीचे ज़्यादा नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये लेस कॉमन आप कह लें। फिर हमारे पास अच्छा इसका एसोसिएशन होता है जिनके अंदर मीज़ल्स जिनको हो जाए ना खसरा, उनके अंदर देखा गया स्टेप्टोकोकस का होता है। स्टेफ ओरियस जो है ना वो मोस्टली फर्स्ट ईयर की एज के अंदर जो है ना वो आपको दिख जाता है उन पेशेंट के अंदर जिनके अंदर हमारे पास स्किन लीयंस जो है ना होती हैं, स्किन का कोई इन्फेक्शन होता है, उनके अंदर स्टेफ ओरियस देखा गया हो सकता है। ये भी लोबार नमूनिया करवाएगा, प्लूरल एफ्यूजन कराएगा, एम्फाइसीमा कराएगा, और बाकी सारे के सारे। जबकि जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी है ये तो आपने हर जगह पढ़ा होगा कि ये बैक्टीरीमिया करवा देता है, मेनिंजाइटिस काज करवाता है, सेलुलाइटिस काज करवाता है, आर्थराइटिस हो गया, ठीक है। तो मेनिंजाइटिस, सेलुलाइटिस, आर्थराइटिस हो, मेरा पसीने के ऊपर जो है ना पॉइंटर नहीं चल रहा, ठीक है। ये सारे के सारे इसकी वजह से हमारे पास प्लूरल एफ्यूजन और एम्फाइमा जो है ना वो सारी की सारी हो जाया करती है, ठीक है। तो इसको आपने अपने पल्ले में बांध लेना है कि ये बैक्टीरियाज के नाम मैंने साथ ही लिख दिए ताकि हमारे पास ये बैक्टीरिया आ जाए। अब प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या क्या है, किन किन पेशेंट के अंदर ये बैक्टीरिया जो है ना वो ज़्यादा एक्ट करते हैं, ठीक है।
अगर किसी ने रिपीटेड एस्पायरेशन हो जाए जिसके अंदर हमारे पास आ जाए एसोफेगल रिफ्लेक्स हो गया, ठीक है, तो अभी मैं बुक से आपको दिखा देता हूँ बाकी भी। तो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर अगर पूछ ले तो हमारे पास रिपीटेड एस्पायरेशन हो जाती है जिसके अंदर, ठीक है, मतलब बार बार उसकी थूक या उसकी जो वॉमिटिंग है वो गले में जा रही है, तो एक वक्त आएगा बैक्टीरिया भी साथ चलेगा। वो लोग जो इम्यूनो डेफिशिएंसी का शिकार हों या स्टीराइडल थेरेपी ले रहे हैं तो उनके अंदर हमारे पास हो जाएगा। जिनके अंदर कंजेनिटल अबनॉर्मेलिटीज़ हों तो उनके अंदर भी नमूनिया के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। जिस तरह कोई फिस्टूला है, ट्रेकियोएसोफेजियल फिस्टूला, तो हमारे पास ट्रेकिया से एसोफेगस से कुछ ना कुछ चीज़ लंग्स के अंदर जा सकती है, ठीक है। इसके अलावा किसी को ब्रोंकाइटिस है या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जिनके अंदर होती है ना, ठीक है, उनके अंदर क्या होता है CCF जिसे हम कहते हैं CHF हो गया, तो उनके अंदर बेसिकली यही होगा कि फ्लूइड जो है ना वो लंग्स के अंदर रिटेन कर देगा और हमारा प्लूरल एफ्यूजन और वह सारे का सारा कहा देगा, ठीक है। म्यूकस जो है ना वो बेसिकली एक तो हमारे पास मैकेनिज़्म जो है ना, नॉर्मल मैकेनिज़्म अगर लंग्स का आपको पता हो, ठीक है, तो लंग्स के अंदर आपको पता है कि म्यूकस कवरिंग कुछ म्यूकोजल एपिथीलियम्स होती हैं, ठीक है। तो हमारे पास म्यूकोजल एक तो एपिथीलियम इसको कवर कर रखती हैं, इसके ऊपर कुछ सिलरी ट्रांसपोर्ट्स होते हैं जो सीलिया होते हैं वो पुश करते रहते हैं गंद वगैरह को, कफ रिफ्लेक्स इसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। कुछ IgA एंटीबॉडीज़ होती हैं, ये भी हमने पैथो के अंदर इसका पूरा फिनोमिना पढ़ा, ठीक है। एंटीबॉडीज़ होती हैं, लिम्फेटिक्स होती हैं जो कि डायरेक्टली लंग पैरेन्काइमा में होते हैं, कुछ मैक्रोफेजीज आ जाते हैं, लंग्स मैक्रोफेजीज, ठीक है, वो यहाँ पे आकर रोल प्ले करते हैं। कुछ सिस्टेमिक ह्यूमोरल और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटीज़ होती हैं, वो लंग्स को प्रोटेक्ट करती हैं। अगर इनमें किसी भी अंदर भी डिसरप्शन हो जाए, ठीक है, ड्यू टू एनी बैक्टीरियल वायरल फंगल इन्फेक्शन, तो वो कह लें कि हमारे पास जाके ये ख़राब करवा देगा, ठीक है। तो ये नॉर्मल मैकेनिज़्म को अगेंस्ट अगर कोई भी चीज़ जा रही है तो हमारे पास अभी क्लिनिकल फाइंडिंग फिर क्या होगी, नमूनिया का पेशेंट किस तरह आपके साथ प्रेजेंट करेगा। तो क्लिनिकल फाइंडिंग के अंदर आपके पास एक तो वो फास्ट ब्रीथिंग के साथ आएगा, तेज़ से सांस लेगा, लोअर चेस्ट इन ड्राइंग होगी, ठीक है, चेस्ट की अंदर की तरफ इन ड्रा की गई होगी। फिर प्रीसीडिंग हमारे पास अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, पहले उसको कोई ऊपर वाला रिस्पायरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन होगा, मतलब फेफड़ों से ऊपर ऊपर कोई वो ही नीचे जा रहा होगा, ठीक है। उसको सर्दी होगी, चिल्स इसके अंदर, वो कहता है कि मुझे बड़ी सर्दी लग रही है, और साथ में हाई ग्रेड फीवर होगा, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। साथ में उसकी रिस्पायरेटरी रेशो जो है ना वो भी, हार्ट रेट और रिस्पायरेटरी रेट वो भी खराब होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा, SOB, ठीक है। और साथ में वो कह रहे हैं हमारे पास साइनोसिस के साथ भी पेशेंट प्रेजेंट कर जाएगा। इन्फेंट्स के अंदर अगर होगा तो वो मोमेंटिंग होगी मेनिंजाइटिस के साथ, और इवन कि उसको दौरे भी पड़ सकते, कन्वर्जन भी हो जाती है। फिर हमारे पास कोई एब्डोमिनल और चेस्ट पेन के साथ आ जाएगा, मतलब जो अगर आपने कभी नमूनिया ख़ानदान में किसी को हुआ हो ना तो उसको उल्टियाँ भी होंगी, अमूमन बड़े लोगों में उल्टियाँ होती हैं, ठीक है, चेस्ट का पेन होता है, खांसी कर करके एब्डोमेन का पेन आ रहा होता है, ठीक है। तो वो इसकी वजह से उसको कभी कभार स्पूटम के अंदर भी जो है ना वो ऐसी ग्रीनिश सी रस्टी सी स्पूटम आ रही होती है। तो ये सारे के सारे आपने देख, और वो जल्दी जल्दी सांस ले रहा होगा। तो जब आपके पास अगर नमूनिया का पेशेंट हो ना, आप उसकी जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करें मेडिसिन वार्ड के अंदर, तो आपके पास क्या होगा, जो चेस्ट मूवमेंट है उसकी जिस साइड पे, मैंने अभी कल देखा है नमूनिया का पेशेंट, हमने उसकी चेस्ट मूवमेंट देखी तो अगर लेफ्ट उसका लोब था ना तो वो उसके ऊपर मूवमेंट बहुत ही कम थी, राइट वाला बिल्कुल ठीक मूव कर रहा था, लेकिन लेफ्ट जो उसकी साइड थी लंग्स की वो बड़ी जो है ना वो स्लो मूव कर रही थी। वोकल फ्रेमिटेंस जो है वो बड़ी हुई थी, पाल्पिटेशन के ऊपर डलनेस थी, पर कस किया उसको तो वो हमारे पास जो है ना वो इस तरह करके हम करते हैं ना, तो वो परकस करने के ऊपर डल थी। फिर ब्रोंकियल जो है ना ब्रीथिंग और एसोसिएटेड वोकल रेजोनेंस वो सारे के सारे ख़राब थे उसके। अच्छा, इसके मोस्टली ऐसे पेशेंट के अंदर आपको मीज़ल भी मिल जाता है, जिन लोगों को मीज़ल होता है उनके अंदर नमूनिया के चांस रहता है। ओटाइटिस मीडिया मिडल एयर का इन्फेक्शन, हमने कहा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या माल न्यूट्रिशन जो अच्छा खा पी नहीं रहे, और सेप्टिसीमिया भी हमारे पास हो जाता है, ठीक है। तो अब आप डॉक्टर साहब इसकी जो है ना इन्वेस्टिगेशन क्या करवाएंगे, आपके पास मरीज़ तो आ गया नमूनिया का, ठीक है, बच्चा आ गया, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसको जो है ना वो जो भी प्रोटोकॉल्स है ना वो आपने उसकी फॉलो करनी होती हैं। आप उसके अंदर जो है वो CBC करवा लो सबसे पहले, ठीक है। और DLC काउंट मतलब ल्यूकोसाइटोसिस जो देखेंगे आपके
तो वो 12 केस जो है ना वो उसके बड़े हुए होंगे, ठीक है। साथ में अगर वो बैक्टीरियल होगा तो हमारे पास न्यूट्रोफिल जो है ना उसके ज़्यादा होंगे, अगर वायरल होगा तो उसके अंदर ल्यूकोसाइट्स बहुत ज़्यादा होंगे। फिर आप चेस्ट एक्सरे करवा लो, मतलब गिनी चुनी फाइंडिंग्स है जो आप ऑलरेडी रूटीन के एग्जामिनेशन में आप करते रहते हैं, ठीक है। चेस्ट एक्सरे हमारे पास हो गया, साथ में आपने उसके अंदर अगर तो न्यूमोकोकल होगा तो लोबार नमूनिया करवाएगा, स्ट्रेप्टोकोकस होगा तो ब्रोंकियल नमूनिया, स्टेफिलोकोकाई होगा तो ब्रोंको नमूनिया, वो लोबार की, एच इन्फ्लुएंजा होगा तो वो लोबार नमूनिया और इंटरस्टिशियल की ज़रिए हमारे पास होगा। हमने देखने पैची है, एक लोब इन्वॉल्व है, दूसरा लोब इन्वॉल्व है, कंसोलिडेशन है या नहीं, उसकी बुनियाद के ऊपर हमने एक्सरे के ऊपर बता दिया। साथ में आपने ब्लड का कल्चर ले लेना है, कौन सा बैक्टीरिया है, ग्राम स्टेनिंग कर लेंगे, ठीक है, एएसओ टाइटर कर लेंगे, और हमारे पास ट्यूबरकुलन स्किन टेस्ट जो है ना वो आप कर लेंगे, आया कि उसको टीबी तो नहीं है, तो इसकी वजह से हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर अगर हमने अर्लियर इसको ट्रीट ना किया तो हमारे पास क्या होगा, रिस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा, उसका सांस बंद, लंग्स के अंदर एब्सेसिस आना शुरू, एम्फासीमा, नीमोथोरेक्स, निमेटोसील, प्लूरल रेफ्यूजन, सेप्टिक लीजन, वो सारी की सारी हो जाएंगी। तो आपने क्या करना है इसकी मैनेजमेंट के अंदर, मैनेजमेंट मेरी जान हमारे पास पोरेटिव सबसे पहले उसको देनी है, क्योंकि उसका सांस उखड़ा हुआ होगा, फास्ट ब्रीथिंग आएगा, तो सबसे पहले उसको बेड रेस्ट और अच्छी डाइट जो है ना उसकी शुरू करवाएं। फिर आप ऑक्सीजन की इनहेलेशन साथ में लाजमी करवाएं, क्योंकि उसको सांस में उसकी सैचुरेशन ख़राब होगी। फिर क्योंकि उसको बुखार है, मैंने कहा वो उल्टियाँ भी कर रहा होता है, तो एंटी हीमेटिक दे देनी ताकि कोई और फ्लूइड जो है ना उसके लंग्स के अंदर ना जाए, ठीक है। अब उसको फ्लूइड की पानी शानी भी कम पी रहा होगा तो साथ में आपने इलेक्ट्रोलाइट लगा देनी है और फिजियोथेरापी करनी है ताकि उसकी चेस्ट मूवमेंट जो है ना वो ठीक रह जाए। साथ में ये थे जनरल मैनेजमेंट, साथ में हमने जो बैक्टीरिया है उतनी देर तक हमारे पास कल्चर रिपोर्ट आ जाएगी, तो आपने देखना कौन सा बैक्टीरिया जो है ना वो इन्वॉल्व हो रहा है, तो उसके मुताबिक आपने जो है इसके अंदर थेरापी देनी है। एंटीबायोटिक 7 से 10 दिन तक देनी है अगर स्टेफिलोकोकल नमूनिया है, ठीक है। तो इसके अंदर एक एंटीबायोटिक्स का जो है ना वो पूरा कोर्स आपने करवाना होता है। तो अगर किसी ने इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, मैं इसको मिटा के जो है ना एंटीबायोटिक्स का यहाँ पे कोर्स डिस्कशन करना चाह रहा हूँ। तो यार एंटीबायोटिक्स के बगैर जो है ना ये बंदा आपको जान के इसके लाले पड़ जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हमने एंटीबायोटिक्स लाजमी शुरू करवा देनी है। हमने कहा क्या क्या हो सकता है, न्यूमोकोकल हो सकता है, ठीक है, न्यूमोकोकल हो सकता है, या फिर स्ट्रेप्टोकोकस हो सकता है, या फिर हमारे पास स्टेफ ओरियस हो सकता है, स्टेफिलोकोकस ओरियस हो सकता है। ये 3 बड़े मेजर डाकू हैं। तो पहले वाले के लिए और दूसरे वाले के लिए आपने क्या करना है, बेंजाइल पेनिसिलिन बीपी और बेंजाइल पेनिसिलिन बीपी, मैंने यूँ याद किया हुआ था, ठीक है। बेंजाइल पेनिसिलिन जिसे हम बीपी कहते हैं, और साथ में आपने जो है ना वो इसके साथ फर्स्ट जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन जो है ना वो आपने दे देनी है, फर्स्ट जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन दे देनी है, तो मरीज़ उठ के बैठ जाएगा, बिलीव मी, ठीक है। हमें 7 से 10 दिन तक एंटीबायोटिक्स हमने चलानी होती है ताकि ये बिल्कुल ठीक हो जाए, ठीक। दूसरे वाले में भी हमने बेंजाइल पेनिसिलिन, साथ में आप एरिथ्रोमाइसिन जो है ना वो दे देंगे, डिपेंड करता है आपकी रिपोर्ट के अंदर क्या आया। तो अगर तो स्ट्रेप्टोकोकस आया तो हमारे साथ में बेंजाइल पेनिसिलिन और एरिथ्रोमाइसिन का कॉम्बिनेशन बना कर देते हैं, ठीक है। फिर अगर स्ट्रेप्टोकोकस है तो फिर फर्स्ट वाले में हमने फर्स्ट जनरेशन दी थी, तो इसके अंदर अभी हमने फर्स्ट जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन दे देनी है, ठीक है। सेफ्लोस्पोरिन साथ में जो है ना वो क्लोक्सासिलिन जो है ना वो भी आप ऐड कर देंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन पहले वाले में और तीसरे वाले में हमने फर्स्ट जनरेशन जो है ना वो एंटीबायोटिक्स चलानी है, पहले और दूसरे में बेंजाइल पेनिसिलिन, न्यूमोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस, पीएसएस से याद कर लो ना, न्यूमोकोकल हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस हो गया, स्टेफ ओरियस हो गया, ये हमारे पास है निमोनिक। अगर तो वो ई कोलाई आ गया तो फिर आप ये मेडिसिन नहीं दे सकते, फिर ई कोलाई के लिए आपने देनी है अमाइनो ग्लाइकोसाइड, ठीक है, अमाइनो ग्लाइकोसाइड। अब अमाइनो ग्लाइकोसाइड में क्या क्या आ जाती हैं, जेंटामाइसिन और एमिकासिन, ठीक है, जेंटामाइसिन और एमिकासिन हमारे पास आ जाती है इसके अंदर, ठीक है। फिर अगर हमारे पास कोई क्लेप्सियला है तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, टैजोबैक्टम दे देंगे। एच इन्फ्लुएंजा अगर आ गया आपके पास, ठीक है, नज़ले वाला, ठीक है, मैंने तो इसको नज़ले वाला ही इसको मैं कहता होता हूँ। एच इन्फ्लुएंजा के लिए आपने यहाँ पे हमने फर्स्ट दी थी, तो एच इन्फ्लुएंजा के लिए सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन आपने जो है ना वो सेफ्लोस्पोरिन दे देनी होती है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे हमने थर्ड जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन दे देनी होती है।
ठीक है। बाकी यही मेजर होते हैं। अगर माइकोप्लाज्मा है तो हम एरिथ्रोमाइसिन और क्लेरिथ्रोमाइसिन दे देंगे। माइकोप्लाज्मा के लिए एरिथ्रो ईसी हो गया, क्लेरिथ्रोमाइसिन दे देंगे। अगर माइकोबैक्टीरियम टीबी है तो इसके लिए हमें एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग जिसके अंदर आइसोनियाजिन, रिफेम्पिन, एथाम्ब्यूटोल और पैराजीनामाइड। तो ये 4 जो है ना, ये आपको पता होने चाहिए। हम एटलीस्ट 7 से 10 डेज़ तक जो है ना हम देते हैं। अगर हमारे पास स्टेफ्लोकोकल आ गया ना, ये वाला, ठीक है, तो इसके लिए हम ना 2 वीक्स तक भी हम इवन दे देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास होती है ट्रीटमेंट। और इसके अंदर हो सकता है अगर उसको लंग्स एब्सेसिस हो गया तो आप पोस्टल ड्रेनेज साथ साथ करना है, जहाँ पे एब्सेस हो वहाँ पे ड्रेनेज होगा। ऑक्सीजन की सैचुरेशन आपने 100% रखनी है इस दौरान। ठीक है, अगर वो मुंह से नहीं ले रहा तो आईवी आपने चला देनी है। एस्पायरेशन और चेस्ट ट्यूब इंक्यूबेशन करते रहना। प्लूरल एफ्यूजन जो है ना वो नहीं होने देनी, लंग्स में पानी ना हो बस किसी किस्म का। बाकी मरीज़ अल्लाह के फजल करम से ठीक हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास नमूनिया के बारे में। होपफुली कि आपको डिस्कशन में अच्छा लगा होगा, कुछ ना कुछ हेल्प हुई होगी। ठीक है, अब मैं दिखा देता हूँ मैंने यहाँ से जो जो पढ़ाया है ना। ये देखो, नमूनिया इन्फ्लामेटरी ऑफ द लंग्स पैरेन्काइमा। ठीक है, लंग्स को पी लिया, ब्रोंको नमूनिया, लोबार नमूनिया, पैची इन्वाल्वमेंट में ब्रोंको है, बीपी से याद किया। ठीक है, लोबार में हमारे पास 1 लोब या 2 लोब, न्यूमोनाइटिस में पैची इन्वाल्वमेंट साथ में कंसोलिडेशन हो सकती है या नहीं भी। इंटरस्टिशियल में हमारे पास इन्फ्लामेशन हो जाती है अब इंटरस्टिशियल टिश्यू की। बाकी हमारे पास वायरल है, एस्पायरेशन हाइड्रोस्टेटिक हो गया, प्रोटोजोल। लोफ्लर में हमारे पास इन्फिल्ट्रेटिव ई, लोफ्लर में ई आ रहा है, इयोसिनोफिल में भी ई आ रहा है। ठीक है, बैक्टीरियल में बता दिया ग्रुप बी। इसके अंदर हमने कहा था कि हमारे पास क्या है, इंग्लैंड के जो है ना निमोनिक क्या था हमारे पास, इंग्लैंड से के खिलाड़ी पीटरसन हो गया। ठीक है, इंग्लैंड से खिलाड़ी पीटरसन आ गया। बस ये मैं वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मोबाइल काफ़ी गर्म हो चुका है। तो ये भाई स्टेफ्लोकोकस हो गया, न्यूमोकोकस हो गया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसकी वजह से इन्फ्लुएंजा टाइप बी और बाकी एम्फाइसीमा, प्लूरल एफ्यूजन। क्लिनिकल फीचर में फीवर हाई ग्रेड होगा। ठीक है, और यहाँ पे उसने रिस्पायरेटरी रेट हमने पहली वीडियो में डिस्कशन किया। अगर बच्चा जो है ना वो 2 माह तक है तो 60 होगा, अगर 2 माह से 11 साल तक है तो हमारे पास 50 होगा। अगर 12वें माह में चला गया है तो इसका मतलब 40 ब्रेथ पर मिनट से ज़्यादा। तो ये क्राइटेरिया हमारे पास जो फर्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस, ड्राई नॉन प्रोडक्टिव कफ होगी, डिस्निया होगा, फ्लेयरिंग, एलर्नेजाई, एक्सपायरेटरी ग्रंटिंग, इंटरकोस्टल सबकोस्टल रिसेक्शन, साइनोसिस नज़र आ जाएगी उसके बच्चे के अंदर, वोकल फ्रेमिटस नज़र आ जाएंगे सारे के सारे। ये हमारे पास नमूनिया इन द चेस्ट विद द कफ एंड फीवर। ठीक है, और यहाँ पे ये देखो एक पूरा लोब पर लोब इन्वॉल्व हो गया। ठीक है, ये देखो ये लोअर लोब इन्वॉल्व आपके पास नज़र आ रहा है, कंसोलिडेशन भी इसके अंदर नज़र आ रही है। जो काला काला है वो ठीक है, जो सफ़ेद है वो उसके अंदर खराबी है। इन्वेस्टिगेशन WBC काउंट, ल्यूकोसाइटोसिस, एक्सरे चेस्ट, ब्लड, ग्राम स्टेनिंग, ASO टाइटर, ट्यूबरकुलर स्किन टेस्ट, प्लूरल फ्लूइड अगर है तो उसका भी देख लो। लंग एब्सेस, न्यूमोथोरैक्स, न्यूमोसी, ये कम्प्लिकेशन हो सकती है। स्पोरेटिव मैनेजमेंट, बेड रेस्ट, ऑक्सीजन, एंटीपायरेटिक है, फिजियो है। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक हमने देखा, न्यूमोकोकस, बेंजाइल बीपी, फर्स्ट जनरेशन बीपी, एरिथ्रोमाइसिन, फिर फर्स्ट जनरेशन और सेफ्लो, एच इन्फ्लुएंजा में सेकंड और थर्ड जनरेशन, ई कोलाई, अमाइनोक्लिक एसिड, जेंटामाइसिन, अमिकासिन। बाकी सूडोमोनास और क्लेब्सिएला के अंदर ये सारे के सारे ट्रीटमेंट में ये है, प्रोग्नोसिस में ये है। दैट्स ऑल अबाउट। ठीक है, बाकी नेक्स्ट अभी मैं वीडियो अपलोड करके एस्थमा को डिस्कशन करता हूँ। होपफुली कुछ ना कुछ आइडिया होगा, जितना मुझे आता था मैंने शेयर कर दिया। अल्लाह करे कि आपको समझ आ जाए। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।